हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर्स, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि आपको इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और साथ ही साथ तो दोस्तों, इस वीडियो की जो लाइक और शेयर्स हैं उन्हें भी, उनकी संख्या भी बढ़ाइए, यानी कि आप लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए ताकि मैं मेरे 1K सब्सक्राइबर्स के टारगेट को बहुत जल्द कंप्लीट कर सकूं। तो दोस्तों, ये चैनल मेरा नहीं, आप सभी का चैनल है। मैं मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज़ आप भी मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरे थोड़े गले और थोड़ा ख़राब है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ चेंजेस लग रही होगी तो सहन कीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और ये मेरा उसका पार्ट 7 है। मैंने 6 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और ये मेरा ये 7वां वीडियो है उस पर। और ये एमओटी बेस्ड वीडियो है। और इसके बाद एक और जो कि होगा लॉजिकल क्वेश्चन आंसर बेस्ड, लॉजिकल क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगा जो अगला वीडियो। तो दोस्तों, उस वीडियो के साथ ही यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था मैं कि मैं नेक्स्ट चैप्टर के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 या चैप्टर 5 कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे? चैप्टर नंबर 1 मैंने आपके लिए रोका हुआ था। न्यू बैच जो कि आएगी उनको थोड़ा समझाने के लिए रोक करके रखा था। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, 11th क्लास के न्यू स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए अच्छी बात ये रहेगी कि मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करूं। तो दोस्तों, कोशिश करूंगा ना। अब आपके कमेंट पर आधारित होगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो आइए दोस्तों, एमओटी का जो जो लेक्चर था, पिछला लेक्चर, उसमें एमओटी की कुछ बातें हैं जो कि क्यों एमओटी को लाया गया, किस कारण से, क्या कारण रहा कि वेस्पर थ्योरी कहाँ सफल रही, वेस्पर थ्योरी में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, जिस वजह से हमें एमओटी की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी? एमओटी की। तो इसी पर आधारित रहेगी ये बातें। तो जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मैग्नेटिज्म वगैरह की वजह से क्यों आई थी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बताया हुआ था, जिसमें मैंने मुख्य कारण बताया था मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म बताया हुआ था मुख्य कारण। और इसका जो हम थ्योरेटिकल तरीके से कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज़ें हमने बताई दी थी। अब साथ ही साथ आपको एक सूत्र बताता हूँ, ये जो कि है एन ये सूत्र जो देख रहे हैं, रूट n+2, इसके सहारे आप निकाल सकते हैं उनका जो न्यूमेरिकल मान है, न्यूमेरिकल मान निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ पर n जो है क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे इनको निकाला जाता है, कैसा क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या वाला है, कैसा क्या है, ये सभी चीज़ों की जानकारी मैं एक शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा जो कि मेरे लॉजिकल बेस्ड वीडियो के पहले रहेगा, या फिर कोशिश करूंगा कि मैं इसी के पहले दे दूंगा, यानी कि जो आज आने, जो कल आया था इस वीडियो, तो वहाँ पर भी दे चुका हूँ, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, आइए अब हम ज्ञात करते हैं कि एमओटी कैसा क्या कार्य करती। तो एमओटी के पहले आपको, तो पहले जो हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी का जो कंपैरिजन है कि क्या समानता है, पहले अभी तक तो हमने अंतर ज्ञात कर ली कि क्या 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 दिक्कत थी, कहाँ क्या बात आई थी, क्यों हमें एमओटी की जरूरत पड़ी। अब हम समानताएं ज्ञात करेंगे। अब क्या ज्ञात करेंगे? सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी प्योरली सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पे जो कुछ कुछ ही एक दो चीज़ें हैं जो कि सिमिलर होंगी, बाकी अधिकतर चीज़ें दिखने में थोड़ी अलग होंगी लेकिन फिर भी सिमिलर होंगी। जैसे कि आप देखेंगे कैसे। सबसे पहले जो इनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स और जो बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कैसे क्या वो याद करते थे आप, 1s 2s, इस तरीके से उनका नामकरण किया करते थे आप, इस तरीके से नामकरण किया करते थे। तो यहाँ पर पे किया जो उनका शेप, किस पर आधारित होते थे इनके नामकरण? शेप प्लस शेप आधारित होते थे, यानी जो आप इन्हें
एटम्स और जो उनकी ऊर्जाएं होती थी और शेप होती थी वो कुछ उस तरीके से आप रख सकते हैं इनको। जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, ये दो मेनली आप अभी पढ़ेंगे 11th-12th में। और उसके बाद कुछ आगे चल कर के आप कुछ और एक दो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि सिग्मा, पाई, ध्यान नहीं आ रहे हैं अभी वर्तमान में, तो उन ऑर्बिटल्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे। जबकि इवन जब आप बीएससी में भी नहीं पढ़ेंगे, आप उन्हें एमएससी में पढ़ेंगे। एमएससी कर चुके होंगे तब, अगर से आप एमएससी इन केमिस्ट्री अगर से आप ये करते हैं तो फिर आप जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो आगे की जानकारियां हैं उन्हें आप याद करेंगे आप। तो आपको इन चीज़ों से फेमिलियर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर पिए तो ये किस पर आधारित है, तो आपको कहीं कहीं तो नाम सुना हुआ लग रहा होगा, सिग्मा, पाई। तो ये सिग्मा, पाई काय के नाम होते हैं? बॉन्ड्स के नाम पर आधारित इनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनके नामकरण काय पर आधारित होते हैं? बॉन्ड्स पर। काय पर आधारित होते हैं? बॉन्ड्स पर। तो दोस्तों बॉन्ड्स आधारित होते हैं नाम। तो ये बॉन्ड पर आधारित नामों को दिया गया है हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द्वारा। फिर दूसरी चीज़ क्या सिमिलर होगा कि जो इनकी जो लोएस्ट एनर्जी है वो सबसे स्थायी होती है। इसकी भी 1s की एनर्जी सबसे कम होती है। 1s की एनर्जी सबसे कम तो सबसे स्थायी 1s ऑर्बिटल होता है। वैसे इसकी सिग्मा सबसे, और इनको भी आप नंबरिंग के द्वारा 1 सिग्मा स्टार, 1 2 5, फिर इसके बाद क्या आता है याद रखिए, 2 सिग्मा स्टार, 2 पाई स्टार, जिसमें 1 सिग्मा सबसे लोवेस्ट एनर्जी का होता है। फिर उसके बाद 1 सिग्मा स्टार आता है, देन 2 सिग्मा आता है। फिर 2 सिग्मा स्टार कई जगहों पे आप जैसे जैसे मॉलिक्यूल बदलता है उनके एनर्जी के आधार पर, जो बंद के स्थायित्व के आधार, बंद के स्थायित्व के आधार पर फिर यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर वो होता है। यहाँ पे एटम्स की जो ऑर्बिटल्स हैं उनके एनर्जी के आधार पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसके? एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के आधार पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जबकि ये बॉन्ड एनर्जी के आधार पर इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसके आधार पर होता है? बॉन्ड एनर्जी के आधार पर। तो ये दो चीज़ें हो गई, ये मेन दो तीन चीज़ें होती हैं ये जिन पर आधारित होता है। फिर जो क्या कहते हैं, अब इतनी तो बात आपने कर दी है। अब हम एक जैसे कि एक मॉलिक्यूल बना करके, मैं ऐसे ही उदाहरण के लिए कोई एक उदाहरण ले लें, जैसे कि हम A2 मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने मान लिए कि ये A2 मॉलिक्यूल्स है, जिसमें A2 की जगह आप मान लीजिए आपने यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल ले लिए, H2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप पहले H बनाइए। H में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड H में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों मिलकर के H2 बनाएंगे तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए अब किस प्रकार बनाएंगे पहले इनका, फिर आप क्या बनाएंगे? अभी तक आपने MOT पढ़े, अब क्या बोलेंगे? इसके जो डायग्राम होता है उसे कहते हैं MOD, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो किस प्रकार बनाएंगे देखिए आप, कि ये सबसे पहले कुछ इस तरीके से एनर्जी, जिसमें यहाँ पे ये क्षेत्र होता है एटम 1 का क्षेत्र होता है, ये एटम 2 का क्षेत्र होता है, और ये होता है आपके मॉलिक्यूल का क्षेत्र। जैसे कि यहाँ पे एटम 1 H हाइड्रोजन ही है, ये एटम 2 भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन बन रहा है। क्या बन रहा है? डाई हाइड्रोजन। तो देखिए डाई हाइड्रोजन बन रहा है, जिसमें कि ये 1s है। इधर भी इसी के सिमिलर में यहाँ पे आप बना लीजिए 1s। देन आप यहाँ पे 2s बनाएंगे। वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आपके लिए बना देते हैं हम, और कुछ इस तरीके से यहाँ कहीं 2p हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे ये
इस तरीके से मिलेगा। ये ऊपर, सबसे पहले तो ये नीचे आएंगे, सबसे पहले ये नीचे मिलेगा इस तरीके से, देन ये ऊपर मिलेगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए, कभी भी आप एनर्जी जो निकालेंगे, अब यहाँ से एनर्जी निकलना चालू होती है। एनर्जी यहाँ पर से पता चलना चालू हो जाती है कि किसकी कैसी क्या एनर्जी है और कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पर पे आप देखेंगे तो सबसे पहले जो नीचे होगा वो होगा आपका 1 सिग्मा, और ये होगा आपका 1 सिग्मा स्टार। और पहले वहाँ पर पे क्या होता था कि सबसे पहले भरना क्या पड़ता था हमें, जो पहले में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, पहली कक्षा में जितने भी, ये यहाँ पर पे से अलग कक्षा हो गई, ये अलग कक्षा हो चुकी, ये अलग कक्षा है। ध्यान रखिए, ये अलग कक्षा है, ये अलग कक्षा है, दोनों एक ही कक्षा नहीं है। माना कि 1 सिग्मा है, ये 1 सिग्मा स्टार है, नाम से सेम लग रहा है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग कक्षाएं हैं। तो सबसे पहले हमें ये कक्षा पूर्ण करना पड़ेगा, सबसे कम एनर्जी वाली। सबसे कम एनर्जी वाली को पहले पूरा तो किए, लेकिन पूर्ण पूरित करना पड़ेगा पहले। पूर्ण पूरित किए, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो अब यहाँ के सब सारे इलेक्ट्रॉन तो यूज होगा, तो यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। फिर ये भी यूज होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ जगह नहीं है तो अब ज़्यादा बनाते नहीं हम, नहीं तो ये भी ऐसा, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन जैसे ही खाली है वैसे ही आगे भी खाली रहेंगे। तो इसके बाद अब ये मॉलिक्यूल स्थायी है क्या नहीं, क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूल स्थायी है क्या नहीं, इसका पता कैसे लगाएं। तो इसके लिए भी जो वैज्ञानिक थे, इनके जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से। यदि ये ग्रेटर देन 0 है एवरी टाइम, यदि ये ग्रेटर देन 0 है तभी आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। और अगर से ये 0 है या फिर नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव ही होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यदि अगर से 0 है या फिर नेगेटिव है तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो अस्थायी हो जाएगा। तो इसी के कारण आपका हीलियम 2 आपके लिए अस्थायी हो जाता है। कैसे, अभी देखेंगे। तो अब यहाँ पे सर जी आपने तो बोल दिया नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ये सब शब्द लाए हैं, तो सर जी यहाँ बताइए तो सही कि आप बॉन्डिंग किन्हें कह रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग किन्हें कह रहे हैं। तो जब भी आप याद रखिए, जितने भी आपने पढ़े सिग्मा और देन सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, तो जिसने भी सिंपल बिना स्टार वाले हैं, बिना स्टार वाले हैं, वो हमेशा बॉन्डिंग में होंगे, और स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग में होंगे, स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर पे देख सकते हैं H2 में क्या देख रहे हैं आप कि जो बिना स्टार वाला है उसमें कितने हैं? 2 हैं, जबकि स्टार वाले में एक भी नहीं है, बाई 2। तो यानी कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो चुके हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, और जबकि एंटी बॉन्डिंग एक भी नहीं है, तो 2/2 मतलब कि 1। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। क्या हो जाएगा? स्टेबल। दिस इज द स्टेबल कंपाउंड और स्टेबल मॉलिक्यूल, दिस इज द स्टेबल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इसी वजह से H2 आपका स्टेबल मॉलिक्यूल हो चुका है। अब मैंने बताया आपको He2 कैसे अस्थायी है, ये देखिए। अब तो आइए दोस्तों देख लीजिए He2 में अब आप देख सकते हैं He में, एक He में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे He में 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। मैं सोचता नहीं कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आई होगी इन चीज़ों को समझने में कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आए। अब आते हैं हम जो अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसमें आते हैं, सीधे वहीं पर कूदेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको बताने में मुझे सुविधा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मान लीजिए आपका 1s, ये है आपका, ये सबसे पहले एटम 1 He, देन एटम 2 He,
ये हो गया है, जहाँ पर भी ये दोनों 1s है, जहाँ पर भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों पेयर्ड होते हैं, आपको तो इतना तो पता होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर पेयरिंग करके रखी हुई है। अब इसे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, एंड देन इन्हें कुछ इस तरीके से आप ऊपर नीचे रख देंगे। यहाँ पर पे आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि किसी भी जो सिंगल ऑर्बिटल होता है या फिर जो आपका सिंगल कक्षक होता है, तो वहाँ पर पे कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो नीचे वाले में ये जो कि 1 सिग्मा है, और ये कौन सा हो गया है, 1 सिग्मा स्टार है ये। तो यहाँ पर पे 2 इलेक्ट्रॉन, देन यहाँ पर पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। कुछ अच्छे तरीके से बनाए अपन इलेक्ट्रॉन, तो कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ He, स्टेबिलिटी ऑफ He याद करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2। तो यहाँ बॉन्डिंग में कितने दिख रहे हैं आपको, बॉन्डिंग में आप कहेंगे कि सर जी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग में फिर से 2, और बटे में 2, 0/2। तो यहाँ कितना आ गया आंसर, 0। इसी वजह से क्या होगा, ये अनस्टेबल। क्या हो गया आपके लिए, अनस्टेबल। यहाँ पर पे अनस्टेबल हो चुका है। सर जी आपने जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, जो कि मैं पिछले जो डायग्राम में बता नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर पे इसमें ही बताऊंगा तो भी आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिज्म, वो बात थी क्या, मैग्नेटिज्म टिज्म मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। चुंबकत्व में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पे दोनों ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी मैग्नेटिज्म। मेरे को इंग्लिश में नाम ध्यान नहीं आ रहा सही से, लेकिन हिंदी में बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। ये क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। मतलब कि जो चुंबक के प्रति इनका कोई आकर्षण नहीं होगा, ये चुंबक के पास ले जाएंगे तो ये उल्टा करके दूर भागेंगे, चुंबक से दूर भागेंगे। इस वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0 है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, इस वजह से यहाँ पर ये प्रतिचुंबकत्व दर्शाएंगे। वैसे ही हाइड्रोजन में आप देखे होंगे, हाइड्रोजन के समय क्या होता था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं थे, आप देखे थे, हाइड्रोजन में भी पेयर्ड थे, इस वजह से वो आपका क्या हो गया था, प्रतिचुंबकीय हो गया था। यहीं पर हम उदाहरण लेंगे अब H+ का, H2+ का। यहाँ H2+ लिए अपन उदाहरण, तो अब उसका स्थायित्व ज्ञात कर लेते हैं, कैसा क्या है, और उसके बाद देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले H में कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे H में 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मिलकर के कितने हो जाना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये देख लीजिए, और आपको सारी चीज़ें बताई हुई है कुछ इस तरीके से। अब इलेक्ट्रॉन की जैसे भी आपको जिस भी दिशा में रखें एक ही बात होती, कुछ इस तरीके से H2 का होता। लेकिन जब H2+ करेंगे तो अभी यहाँ पर आपने क्या देखा, अभी तक आप क्या देखे, देखिए आप जब भी जो एटॉमिक और जो भी अगर हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड अगर से आप थ्योरी पढ़ते या हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर पढ़ते, तो यहीं पर देख सकते हैं आप कि H बनता, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और डायरेक्ट बंद बनाने के पहले ही आप एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे, एक इससे, एक इधर से इलेक्ट्रॉन निकाल देते या इधर से इलेक्ट्रॉन निकाल देते, किसी एक हाइड्रोजन से पहले ही, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल से निकालते। लेकिन आप आगे चल करके बार बार, अधिकतम बार पढ़ेंगे कि बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, यानी दिखाने के लिए, लेकिन वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ना निकाल करके वो जो आपके बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग हो, जैसे भी हो, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाले जाते हैं। क्या आपके, क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से निकाले जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाले जाते हैं। ये तो आप समझ चुके होंगे, किससे निकालेंगे आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। और कभी भी आप इलेक्ट्रॉन देंगे भी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ही देंगे, जिसके लिए मैं H2- पढ़ाऊँगा। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर पे
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक, तो यहाँ पर से अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। प्लस का मतलब आपको तो बताया हूँ, धनायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। धनायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गायब कर दीजिए, लीजिए गायब कर दिए, और यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बचा है एक। तो अब इसकी स्टेबिलिटी सबसे पहले, तो स्टेबिलिटी से पहले अपन मैग्नेटिज्म देखते से ही ज्ञात कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड है, जोड़ी में इलेक्ट्रॉन है कि बिना जोड़ी में है। तो आप कहेंगे देखते से ही कि इसमें बिना जोड़ी में, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आंसर क्या आ जाएगा, ये एक अनुचुंबकीय है, मतलब चुंबक की ओर आकर्षित होगा, चुंबक की ओर आकर्षित होगा। इस वजह से जो H2+ है उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, चुंबकीय हो जाएगी। चुंबकीय हो गई आपकी ये प्रकृति। अब ये जो स्टेबल है या फिर नहीं है, तो स्टेबिलिटी की कैसे ज्ञात करेंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। यहाँ पर फिर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अब तो एक है, एंटी बॉन्डिंग अब तो आपको देखते से ही अब समझ में आने लगा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बार बार देखते जाइए, तो आपको आराम से ऐसे ही समझ में आता जाएगा। तो ये 1/2 मतलब कि ये क्या हो गया है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, स्टेबल हो गया है। अभी अभी जब मेरे को ध्यान आया एक और चीज़, जो कि ये ही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, एमओटी, एमओटी ही वो चीज़ बताती है, क्या, कलर कि कौन सा, ये नहीं बताएगी कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा कलर देगा। ये कलर के बारे में तो नहीं बताएगा कि प्योरली कि कौन सा पीला कलर देगा, कौन सा ब्लू कलर देगा, कौन सा ब्लैक कलर देगा, ब्लैक कलर, वाइट कलर, कौन सा कलर देगा, ये चीज़ तो प्योरली नहीं बताएगा। मात्र वो बताएगा सिर्फ और सिर्फ क्या कि कलर देगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर पे आप वो भी चीज़ किसके द्वारा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने यानी पेयर हैं या फिर नहीं है। यदि वैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर नहीं, कलर टेस्ट जो है वो शो नहीं करेंगे, और जबकि अगर से जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो कलरफुल होंगे। इस वजह से आपका ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय भी है। क्या क्या है ये, अनुचुंबकीय, H+, कलरफुल है, कलरफुल हो जाएगा। जबकि जो पुराने दोनों उदाहरण थे वो प्रतिचुंबकीय भी थे और कलर लेस भी थे, यानी कलर टेस्ट नहीं देंगे, नेगेटिव कलर टेस्ट देंगे वो। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको H2- का बता देता हूँ, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ दिए जाएंगे ये चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अब पढ़ेंगे H2-, क्या पढ़ेंगे, H2- का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो H2- में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। तो कुछ इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डाल दिए। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना आपको समझ में आ गया होगा। कम से कम H2 का तो और H2 और He2 का तो समझ आ गया होगा। कल मैं आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना सिखा दूंगा, और इसी के साथ कुछ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर को एंड कर देंगे। और ये मेरा आज का लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है आपके लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब थोड़ा सा स्पीड बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी आपको स्पीड में दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर दिक्कत हो रही होगी तो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं आप, जो कि व्यू बटन में दिए गए हैं,
या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आ नहीं सकता, तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, सिग्मा इसमें आएगा, सिग्मा में आएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, सबसे पहले तो सबसे पहले जो चीज़ दिख रही है वो है आपको कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड है। तो आप कहेंगे कि ये तो पेयर है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, चाहे वो आपके बॉन्डिंग में हो चाहे एंटी बॉन्डिंग में हो, वो हमेशा क्या कहते हैं, पेयर है तो पेयर्ड, नहीं है तो अनपेयर्ड। तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा है आपको, एक अनपेयर्ड दिख रहा है। एक अनपेयर्ड दिखने का मतलब है कि क्या हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय है तो आपके लिए कलर टेस्ट, कलर टेस्ट क्या देगा, कैसा शो करेगा, पॉजिटिव, ये चीज हो गई। अब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, 2 माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब कि ये भी क्या है, स्टेबल। तो यहाँ से एक और चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि कई लोगों आपको पहले ही बोल देते होंगे कि जैसे कि आप Na+, जैसे कि NaCl का अणु है, तो यहाँ पर जैसे ही Na+ आया तो वो हमेशा ढूंढेगा Cl- को या फिर F- को, किसी भी एक यानी नेगेटिव चार्ज को ढूंढेगा, और सबसे पहले वो कैसे भी करके एक मॉलिक्यूल बनाना चाहेगा जिससे कि वो ज़्यादा स्थायित्व हो जाए। मतलब कि कहा जाता है कि जो अस्थायी होते हैं, मुख्य रूप से कहा जाए तो जो आपके आयनिक कंपाउंड या फिर आयनिक अणु आपके क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं बोलते हैं, लेकिन या फिर कम स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो H2 और He+ नहीं, H2-, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो He2+, He2-, ये भी आपके लिए स्टेबल होते हैं। आपको बता दिया जाए कि ये स्टेबल होते हैं, ये दोनों स्टेबल होते हैं। इनको आप एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खुद से बना करके देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये स्टेबल क्यों है। तो उम्मीद करता हूँ अब इनकी जो स्टेबिलिटी जो मैं आपको बता दूँ, एक बार ऑर्डर में आपको बताना चाहूँ कि जो आपका H2 मॉलिक्यूल के जो तीनों जो कि आपने बनाए हैं, H2 मॉलिक्यूल में जो 3 आपने बनाए हैं, कहने का मतलब H2, H2+, देन H2-, ये 3 आपने क्या कहना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे। तो ये तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, इसे कैसे पता करेंगे। तो जिनकी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू, ज़्यादा स्टेबल, ये चीज़ इस बात को ध्यान रखेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी थी, इसकी कितनी थी, 1, इसकी 1/2 और इसकी भी 1/2, सबसे ज़्यादा इसकी, और ये दोनों लगभग इसमें बराबर के होते हैं स्टेबल। इसी तरीके से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क कि आप He2 एंड देन He2-, इन तीनों में आप पता करेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। वैसे तो बता दिया हूँ कि ये अनस्टेबल है, लेकिन इन दोनों में अब आप पता करिए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो लगभग ऑर्डर कुछ इस तरीके का आएगा, आपका आंसर पहले ही बता दूं, He2+, लगभग He2-, एंड सबसे कम होगा, या फिर ये तो खैर अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, इस वजह से सबसे कम हो जाएगा आपके लिए He2। जबकि आप He का जो मात्र वो मॉलिक्यूल और कहते हैं, या फिर इसी वजह से आपका He एक स्टेबल कंपाउंड हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और आपको बता दिया जाए कि जो मुख्य रूप से पूरी केमिस्ट्री अभी जो ये जो मैं बता रहा हूँ,
ये है आपकी आधुनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री है केमिस्ट्री। और आपको बता दिया जाए कि जितनी भी खोजें हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें तो वो सभी चीज़ें मुख्य रूप से सबसे पहले कोशिश की जाती है कि एमओटी में वो खरा उतरे। कोई भी कंपाउंड अब नया मिले तो सबसे पहले वो एमओटी पे खरा उतरना चाहिए। इसी पर आधारित एक C3 है जिसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। C3 अणु पर मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, वो स्टेबल है या नहीं है इसके बारे में। तो एमओटी पर बेस्ड मैं एक बार उसको एक्सप्लेन करूँगा आपको। उसके बाद आप बताइएगा, अपने टीचरों से भी कंफर्म करिएगा कैसा कि अब स्टेबल है नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद आपका।